मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीजीटी कला विषय से किसी भी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह अंक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय कला का परिचय। यह ऑडियो के रूप में प्रस्तुति है। एनसीईआरटी की किताबें केवीएस, एनवीएस और DSSB की टीजीटी कला की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्यों की कला की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो फिर प्रस्तुत है मौर्यकालीन कला। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं। ईसा की 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अपने राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया, तथापि इसके कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए। चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गईं। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि अकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ अकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए यानी कि एक विशाल पत्थर के बने हुए स्तंभ हैं, जिनमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि अकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्यकाल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। सभी शीर्षाकृतियां हष्ट-पुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं और बिहार में बसराह, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में
उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए गए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बने। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी अवस्था में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पालिश की यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है यानी पॉलिशदार है। पकी मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफा है, जिसे कि लोमहर्ष ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ या संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थीं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रही हैं। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेथदीप एवं पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिल्लीवान में स्थापित हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से ढक दिया गया और नई नई चीजें भी उसमें लगा दी गई।
कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लिखित है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे कि प्रस्तर उत्कीर्णन, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख मिलता है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षण के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग थे। पहला स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है। दूसरा एक कमल घंटी का आधार। तीसरा उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। चौथा 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां। और पांचवा एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विपर्श रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। अलाय की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी।
वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पालिश की हुई है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मासल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों से मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और भी बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गईं, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग सदा ज्यों के त्यों रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है और वे उनमें यथा आवश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पदचिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी-कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूप
रूर जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक और सम जातक से हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।